हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। फर्स्टली एक्टिविटी होती क्या है, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन ऑन और द इलेक्ट्रोलाइट इन ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है हमारी आयंस की। आयंस के आपके कैटायन या एनायन की किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे हम, उस टर्म को एक्टिविटी। एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। A is related to concentration expressed in term of molality, कि जो आपकी जो इन टर्म ऑफ एक्टिविटी कि हम एक्टिविटी में जो कंसंट्रेशन है उसको हम किसकी टर्म में डिनोट करेंगे, मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी विच इज शोन बाय स्मॉल m। एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा इंटू एम। वट इज गामा? गामा इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए जो आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन्स कोई नंबर है, वो उसको किससे डिनोट करेंगे हम, गामा से। गामा क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन में एम। ए इज एक्टिविटी एंड एम इज मोलैलिटी। Activity coefficient may be defined as the ratio of the activity and molality। उसको क्या बोलेंगे हम, activity coefficient। अगर हम रियल सॉल्यूशंस की बात करें उसमें क्या होगा कि जो आपका A होगा वो स्मॉलर होगा किससे, M से। M क्या, मोलैलिटी से। Therefore गामा इज लेस देन 1। रियल सॉल्यूशंस के पास जो गामा है उसकी वैल्यू होगी लेस देन 1। बट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन A इज इक्वल टू M, एक्टिविटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। अगर हम बात करें यूनिवेरिएंट इलेक्ट्रोलाइट, यूनिवेरिएंट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जिसके अंदर, जिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर ओनली 1 आयन हो। आयन आपका कैटायन भी हो सकता है या फिर एनायन भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएंट इलेक्ट्रोलाइट। The activity of electrolyte is a product of activity of ions। तो जो आपका एक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी एक्टिविटी ऑफ आयंस के इक्वल। आयन कौन कौन से आपके, कैटायन और एनायन। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ ईच आयंस, की हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक इंडिविजुअल मतलब किसी एक कैटायन या एनायन की एक्टिविटी को निकाल लें, तो हम इसका क्या निकालते हैं, मीन एक्टिविटी हम इसकी निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। एक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, A प्लस माइनस, प्लस हम कैटायन के लिए और माइनस हम एनायन के लिए। फॉर यूनिवेरिएंट सिस्टम A प्लस माइनस इज इक्वल टू रूट ऑफ A, एंड A की वैल्यू क्या होगी, A पॉजिटिव और A नेगेटिव, मीन्स एक्टिविटी फॉर कैटायन एंड एक्टिविटी फॉर एनायन। सिमिलरली एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर यूनिवेरिएंट, अब किसकी बात कर रहे थे हम, यूनिवेरिएंट सॉल्यूशंस के अंदर, उसके अंदर आपकी जो गामा है एक्टिविटी कोफिशिएंट वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, क्या, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गामा पॉजिटिव एंड गामा नेगेटिव। फॉर कैटायन एंड एनायन, अगर हमारा कैटायनिक स्पीसीज है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, गामा पॉजिटिव और एम पॉजिटिव। अगर आपकी जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, स्पीसीज है, वो कैसी है, एनायन है, तो उसकी एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, गामा माइनस और एम माइनस। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी ए जो मीन एक्टिविटी है वो किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ गामा पॉजिटिव एम पॉजिटिव इंटू में गामा नेगेटिव एम नेगेटिव। लेकिन क्या, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जिसके अंदर क्या होती है, आपका एक ही टाइप का आयन प्रेजेंट होता है, उसके लिए आपकी जो एक्टिविटी की वैल्यू होगी मतलब एम पॉजिटिव या एम नेगेटिव इक्वल टू एम। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही आयन प्रेजेंट है, हमें पता नहीं है कि वो कैटायन है या फिर एनायन है। इसी वजह से हम एम पॉजिटिव या एम नेगेटिव दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके एम के इक्वल हो
जाएंगे। ऐसे ही आपका गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा प्लस गामा माइनस किसके इक्वल होगा, आपका गामा के इक्वल। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, क्या आएगी आपकी, एम स्क्वेयर इंटू में गामा स्क्वेयर। अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि अगर हमारा स्पीसीज कैसी हो, आपकी कैटाइनिक स्पीसीज हो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, एम स्क्वेयर इंटू में गामा पॉजिटिव का स्क्वेयर। दैट इज इक्वेशन फॉर किसके लिए, ये यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने के लिए है कि एक्टिविटी ऑफ ए प्योर लिक्विड एंड ए प्योर सॉलिड, कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो एक्टिविटी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, आपकी यूनिटी होती है। दस दे आर ऑलवेज कंसिडर टू बी स्टैंडर्ड स्टेट। अगर किसी भी सॉल्यूशन की एक्टिविटी की वैल्यू यूनिटी है, 1 है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट। बात हो गई थी हमारी एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की। अब हम बात करते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब क्या हो, आपका टेम्परेचर वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो। देखो वाटर है, वाटर अगर किसी भी यूटेंसिल के अंदर वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, अब यहाँ पे क्या है, आपके नीचे हीट है। अगर इस हीट पे क्या होगा, एक वो टेम्परेचर जिसमें क्या होगा, वाटर आपका बॉयल होगा। बॉयल होने का मीन्स क्या है कि इस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर के अंदर का जो वेपर प्रेशर है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे तो आपका वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएंगे। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। एज वी नो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आर एडिड टू ए सोलवेंट द वेपर प्रेशर बिकम लोअर। जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो। उसी वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हीट देनी पड़ती है, सो दैट वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस हीट की वजह से आपका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। सो दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑलवेज हायर देन प्योर सॉल्वेंट। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, सॉल्यूशंस का, वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे आपको दो टाइप की कर्व दिख रही है, एक किसके लिए है, सोलवेंट के लिए, और दूसरी किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट जो सोलवेंट की कर्व है उसको बोलेंगे कर्व ए बी, और सॉल्यूशन की जो कर्व होगी उसको बोलेंगे सी डी। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और इन दोनों के डिफरेंस का जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे डेल टी बी। डेल टी बी इज व्हाट, डेल टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल टी बी क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो कर्व ए बी क्या होगी आपकी, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सोलवेंट की। ये क्या है, कोई भी हमारा प्योर सोलवेंट है उसकी कर्व को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सोलवेंट कर्व एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम डिफरेंट टेम्परेचर पे इस कर्व को दिखा रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब सोलवेंट के अंदर हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो उसी सॉल्यूशन के कर्व को हम डिनोट करते हैं सी और डी से। सो कर्व सी डी इज व्हाट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। की वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का एट डिफरेंट टेम्परेचर के पास। टी नोट है, टी नोट आप देख रहे हो, एक टेम्परेचर को हमने डिनोट किया है टी नोट से, दूसरे को डिनोट किया है टी से। सो टी नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोलवेंट। टी नोट क्या है आपका, कि बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट का, और टी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
So this plot indicate variation in vapor pressure of a pure solvent and solutions. So ये जो ये आपने प्लॉट किया है ग्राफ है, ये क्या दिखाता है कि जब जब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसमें क्या आएगी, वेरिएशंस आएंगी. हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का. सो हम मान के चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी इंटू टी नोट इज इक्वल टू टी बी. क्या होगा कि जो टी और टी नोट का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा आपका, मतलब कि टी में से टी नोट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमारा क्या आएगा, टी बी. टी बी मीन्स डेल टी बी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट. सो डेल टी बी डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, आपका प्रेशर के ऊपर. डेल पी क्या है आपका, लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर, कि जो आपका वेपर प्रेशर आया लोवरिंग उसको क्या बोलेंगे, डेल पी. सो डेल टी बी इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेल पी. बट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, आपका जो डेल पी था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से. सो इसी तरीके से जो डेल टी बी हो जाएगा वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज डिनोटेड बाय x2. सो अगर हम इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो डेल टी बी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x2 के. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं. के क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज के. बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट x2 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट वो किसके इक्वल होता है, n2 अपॉन में n1 प्लस n2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल फ्रैक्शन. अगर हम डाइल्यूट की बात करें, डाइल्यूशन में क्या होता है, आपके सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है एज टू सोलवेंट. n1 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट, कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल है किसके, सोलवेंट के, वो क्या होगा आपका n1. और n2 किसके लिए होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कि कितने आपके पास सोल्यूट है, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है, दैट इज n2. सो अगर हम बात करें डाइल्यूशन में क्या होगा, n1 ग्रेटर होगा किससे, n2 से. सो हम n2 को क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी यही डिस्कस किया था कि x2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, n2 अपॉन में n1. बताया है कि n1 और n2 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट. सो अगर हम बता करें कि जो n2 है वो किसके इक्वल होता है, W2 अपॉन में m2. व्हाट इज W2 देखो 2 किसके लिए, हमारा सोलवेंट सोल्यूट के लिए, 2 किसके लिए, सोल्यूट के लिए. सो n2 किसके इक्वल होगा आपका, W क्या है आपका गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, और m2 क्या है आपका मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट. सो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या होगी, W2 अपॉन में m2. सिमिलरली n1 की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, W1 अपॉन में m1. इस पूरी इक्वेशन को हम पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर. सो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 अपॉन में m2, W1 अपॉन में m1. और इस वैल्यू को क्या करेंगे, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो डेल टी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू में W2 m1 अपॉन में m2 W1. सो क्या करेंगे, यहाँ से m1 को क्या करेंगे, k के साथ बाहर ले आएंगे तो वैल्यू क्या बच गई, W2 अपॉन में m2 इंटू में W1, k इंटू में m1. सो क्या होगा यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल दिख रही है आपको, n2 के इक्वल. n2 क्या था, W2 अपॉन में m2. सो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, n2. सो वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल टी बी इज इक्वल टू k m1 n2 अपॉन में W1. सो अगर हम बात करें W1 क्या हमारा जो गिवन वेट है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 kg के इक्वल हो जाए, तो आपका जो n2 और W1 है वो किसके इक्वल आएगा, m के इक्वल. m क्या है आपकी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डेल टी बी इज इक्वल टू k m1 इंटू में स्मॉल m.
अब देखो यहाँ पे के भी कॉन्स्टेंट है आपका, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों क्या है आपके कॉन्स्टेंट है। सो हम के M1 को किसके इक्वल पुट करेंगे, के बी के इक्वल। के बी क्या है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है यूबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कोई भी नाम बोलो, वो किसके इक्वल होगा आपका के बी के इक्वल। सो अगर हम यहाँ पे के बी की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, ठीक है। अगर मोलैलिटी का ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी यूनिटी है, मतलब 1 के इक्वल है, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट की, यूनिट के बी की यूनिट क्या होगी, आपको पता है कि जो डेल टी बी है वो किसके इक्वल है, के बी इंटू एम। सो के बी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल टी बी इंटू में एम। के की वैल्यू, के क्या है आपका कांस्टेंट है, और एम की वैल्यू क्या होगी, अगर के जी इंटू में मोल इनवर्स। सो के बी की वैल्यू क्या हो गई, इंटू में के इंटू में के जी मोल इनवर्स। आपका जो के बी है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके नेचर ऑफ सोलवेंट पे। सो नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट की, हम सोल्यूट का मोलर मास को कैसे डिफाइन करें। सो मोलैलिटी क्या है आपका, नंबर ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम सोलवेंट के, कितना आपका सोल्यूट डिजोल्व करना है पर 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2 इंटू में M2 इंटू में 1000 अपॉन में W1। सो डेल टी बी क्या था आपका, के बी इंटू एम। सो डेल टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, एम की वैल्यू पुट कर देंगे, के बी इंटू में W2 अपॉन में M2। W2 क्या था आपका मास ऑफ सोल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 अपॉन में W1। W1 क्या है आपका गिवन मास ऑफ सोलवेंट। सो जो आपके M2 की वैल्यू आएगी, यहाँ से क्या करेंगे हम M2 की वैल्यू को निकालेंगे, तो M2 की वैल्यू सोल्व आउट करेंगे क्या, के बी इंटू में W2 इंटू में 1000 डेल टी बी इंटू W1। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, M2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से एक बात और देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ करें कि जो आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। यहाँ पे देखो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके मोलिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अंदर। सो कितनी अमाउंट ऑफ हम सोल्यूट की ले रहे हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डेल टी बी है वो डायरेक्टली डिपेंड है किसके, W2। W2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेल टी बी है वो क्या है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट टॉपिक है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेशन इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थी या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। सो डेल टी बी क्या है, 1000 इंटू में के बी इंटू में W2 W1 इंटू में M2। सो हमें पता है कि जो W2 बाई M2 किसके इक्वल होता है, N2 के, इसीलिए W1 बाई M1 किसके इक्वल होगा, N1 के। अगर हम यहाँ से W1 की वैल्यू निकाले वो किसके इक्वल होगी, आपकी N1 इंटू में M1। यहाँ पे देखो आप W2 इंटू में M2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका N2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, W1 की वैल्यू पुट कर देंगे N1 इंटू M1। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1000 इंटू में के बी इंटू में N2 N1 इंटू में M1। सो क्या करेंगे, यहाँ से N2 और N1 को एक साइड कर देंगे, 1000 इंटू में के बी इंटू में M1 इंटू N2 अपॉन में N1। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा था किसके अंदर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट वीडियो हमारी यही थी कि जो डेल पी अपॉन में डेल पी नोट है वो किसके इक्वल होगा, पी नोट माइनस पी एस इंटू में पी नोट। डेल पी की वैल्यू थी आपकी पी नोट माइनस पी एस। पी नोट क्या था आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सोल्यूट, और पी एस क्या था आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका N2 इंटू में N1। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस N2 इंटू में N1 की वैल्यू पुट करेंगे क्या, डेल पी इंटू में पी नोट। सो डेल टी बी क्या हो जाएगा, 1000 इंटू में के बी इंटू M1 इंटू में डेल पी अपॉन में
P नोट सिंस KB एंड M1 आर कॉन्स्टेंट। आपको पता है कि जो KB क्या था आपका मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट था और M1 क्या थी आपकी मोलैलिटी थी। ये दोनों अगर कॉन्स्टेंट हो जाए सॉल्वेंट के केस में तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी डेल TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या है भाई आपकी कॉन्स्टेंट है, तो आपकी जो डेल TB है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी डेल P अपॉन में P नोट, और डेल P की वैल्यू क्या थी आपकी P नोट माइनस PS। सो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नोट माइनस PS अपॉन में P नोट। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन elevation in boiling point and relative lowering in vapor pressure. So this is a very important topic for BSc final year. So I hope you easily understand this video. Thank you.